Hello दोस्तों. So we are going to start today with a new topic, that is optimum allocation of resource. LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन है ये. सर लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है? ये सर लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ अ एडवांस लेवल जहाँ पे आपका मार्जिनल कॉस्टिंग फेल हो जाता है. सर मार्जिनल कॉस्टिंग फेल हो जाता है यानी मार्जिनल कॉस्टिंग में हम देखते हैं लिमिटिंग फैक्टर के सम्स कि भाई आपके पास आवर्स कम है तो हम क्या करते हैं कंट्रीब्यूशन पर आवर, फिर रैंकिंग देते हैं. ज़मीन कम है तो हम क्या करते हैं कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर, और जिसमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं उस पर फोकस करते हैं. बट आप समझो अगर आपके पास 3-4 लिमिटिंग फैक्टर है, पैसों का भी प्रॉब्लम है, ज़मीन का भी प्रॉब्लम है, रॉ मटेरियल का भी प्रॉब्लम है, तो हम किसको इंपॉर्टेंस देंगे, किससे डिवाइड करेंगे? सो यू डोंट गेट आंसर इन मार्जिनल कॉस्टिंग इफ देर आर मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स. So whenever there are multiple limiting factors, then linear programming comes into picture. Linear programming डियर स्टूडेंट 3 पार्ट में डिवाइडेड है. अभी जो लेटेस्ट बुक है उसमें फॉर्मुलेशन सबसे ज़्यादा दिख रहा है. दैट इज़ यू हैव टू ड्राफ्ट द इक्वेशंस, यानी आपको इक्वेशन बनाना है, सॉल्व नहीं करना है. ओके, यू जस्ट नीड टू मेक द इक्वेशंस. तो मैथ्स जैसा लगता है बट इतना टेक्निकल नहीं. दूसरा, उसे सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं, एक है ग्राफिकल, एक है सिंप्लेक्स. ग्राफिकल भी आपकी मॉड्यूल में एक आध सम दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं. सिंप्लेक्स इज एक्चुअली वेरी टेक्निकल, उसके 6-7 सम करो तो कॉन्फिडेंस आता है, बट अगेन इन योर मॉड्यूल देयर इज ओनली 1 सम. सो विल ट्राई, वी डिवाइड इट इनटू 2-3 पार्ट्स. फॉर्मुलेशन का वीडियो एक अलग रखते हैं, ग्राफिकल सिंप्लेक्स का मॉड्यूल का सम या 1-2 एक्स्ट्रा सम हम कर लेंगे, सो यू गेट एन कॉन्फिडेंस. बट आई वुड सजेस्ट फॉर्मुलेशन मॉड्यूल के सारे सम्स कर लो. अगर उसमें से कुछ पूछते हैं देन इट्स ईजी. डोंट सिंपली चेक द वीडियो, नोटबुक लेके साथ में करना, वरना बाद में डिफ़िकल्ट लगेगा. सुनने में इजी लगेगा, पूछ करने जाओगे प्रॉब्लम होगा. फॉर्मुलेशन का एक गोल्डन रूल बता देता हूँ. क्वेश्चन 10 मिनट में ही सॉल्व करना है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं. बट 8 मिनट आपको रीडिंग में देना है. यू हैव टू रीड क्वेश्चन 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स टू गेट अ क्लैरिटी. और डियर स्टूडेंट, सॉल्व तो वो 2 मिनट में ही हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर लेंदी नहीं होता, सिंपल होता है. सो रिमेंबर द रूल फॉर फॉर्मुलेशन, 8 मिनट्स यू हैव टू इन्वेस्ट फॉर रीडिंग, 2 मिनट्स ओनली फॉर सॉल्विंग. इफ़ यू डोंट रीड केयरफुली आपको पता ही नहीं चलेगा क्या गलती कर दी आपने. तो हमने फॉर्मुलेशन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है. मॉड्यूल में ऐसा नहीं है, बट मैं जनरली सालों से ऐसे करवाता हूँ, सो इट बिकम्स ए हैबिट, और आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, कोई मार्क्स कटेंगे नहीं. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और सोचो उसने क्या पूछा है, यानी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. 2 ही ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, एक मैक्सिमाइज का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एक मिनिमाइज का. सो व्हेन यू रीड केयरफुली यू विल गेट आइडिया कि अगर क्वेश्चन मैक्सिमाइज का है तो प्रॉफिट होगा तो हमें बढ़ाना है, सेल्स होगा हमें बढ़ाना है, कॉस्ट होगा तो कम करना है, बढ़ाना नहीं है, तो मिनिमाइज का है. और कुछ भी हो सकता है, बट डिपेंडिंग ऑन कॉमन सेंस यू कैन सिलेक्ट द ऑब्जेक्टिव. दूसरा, पूछा क्या है उसने, हमें क्या नहीं पता है. व्हेन यू रीड द क्वेश्चन यू गेट एन आइडिया कि मुझे ये नहीं पता है, ये नहीं पता है, यानी टेबल्स कितने बनाने थे, चेयर कितनी बनानी थी, कितने प्रोडक्शन करना है, जो हमें नहीं पता है. फिर से बोल रहा हूँ, जो हमें नहीं पता है वो है आपका डिसीजन वेरिएबल. और कई बार है ना, वो लोग आपको ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि 1 महीने में कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, 6 महीने में कितना प्रॉफिट होगा, यानी 1 महीना, 6 महीना, 1 वीक, टाइम फ्रेम. अगर टाइम फ्रेम दी है तो खास लिखो. सर क्यों? क्योंकि डी एस यहाँ पे आपको 6-7 लाइन लिखने के मार्क्स मिल रहे हैं. ओके, 8 to 10 मार्क्स फॉर हाफ पेज. अगेन आई एम रिपीटिंग, 8 to 10 मार्क्स फॉर हाफ पेज. तो फिर आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है. इसीलिए मैंने बोला आप क्वेश्चन पढ़ने में 8 मिनट्स डालो, लिखने में 2 मिनट्स इज फाइन. तीसरा, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखो, यानी इक्वेशन Z कि प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, सेल कैसे बढ़ाना है, कितना प्रॉफिट पर यूनिट होगा. सो यू हैव टू डिफाइन एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप 1. स्टेप 1 में जो हमने बेस लिया है वो, और बाय यूजिंग स्टेप 2, यानी 1 और 2 को यूज़ करके आपको डिसीजन वेरिएबल बनाना है. कैसे बनाना है आई एम गोइंग टू गाइड, कोई चिंता नहीं. फिर आता है मेन मार्क्स किसके होंगे. डियर स्टूडेंट्स, आपके मेजॉरिटी मार्क्स इस क्वेश्चन में जो होंगे ना, वो पॉइंट नंबर 4 के होंगे, दैट इज टू राइट डाउन द कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट यानी लिमिटिंग फैक्टर. क्या हमारे पास कम है, रॉ मटेरियल कम है, ज़मीन कम है, पैसे कम है,
लेबर कम है, वो खास लिखना है विथ अ साइन ऑफ ग्रेटर देन लेस देन। आई होप यू नो अंडरस्टैंड, दिस इज ग्रेटर देन साइन, दिस इज लेस देन साइन, इक्वल टू, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। और लास्ट में आता है नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। नॉन नेगेटिव कंस्टेंट यानी या तो हम टेबल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। माइनस में टेबल कोई नहीं बनाता, या तो हम खेती करेंगे या नहीं करेंगे, माइनस में खेती कोई नहीं करता। यानी ऊपर जो सेकेंड स्टेप में आपने एक्स और वाई अज्यूम किया है, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वो कभी नेगेटिव होगा नहीं। दैट इज पॉइंट नंबर 5। ये बहुत सिंपल पॉइंट है, बट फिर भी लिखने का, वरना आप भूल जाओगे तो एक आध मार्क काट लेंगे, इसलिए मैंने 5 स्टेप्स में इसको डिवाइड किया। So when you read question, you invest time properly. Okay, we are trying to do all the module questions. So आपको एग्जाम में उसमें से कोई पूछे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। बट एज आई सेड इट इज़ लिटिल बिट टेक्निकल, थोड़ा ध्यान रखो और नोटबुक में लिखते जाओ। तो आप देखो इनिशियल उसके देखोगे तो आपको बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट दिखेंगे, आपको लगेगा सर ये आएगा कि नहीं, आ जाएगा, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। So your question starts somewhere from page number 135. ओके चलो कैसे क्वेश्चन पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, वन बाय वन आई एम डूइंग। केमिकल कंपनी प्रोड्यूसेस 2 कंपाउंड्स। आप 2 कंपाउंड बना रहे हो, यानी प्रोडक्ट मान लो ए एंड बी। फॉलोइंग टेबल गिव्स यू द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सी एंड डी, यानी ए और बी बनाने के लिए आपको सी और डी चाहिए पर केजी ऑफ कंपाउंड ए एंड बी, एज वेल एज वर्ड्स ध्यान से देखो, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सी एंड डी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट यानी सी एंड डी इतना तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम नॉट मैक्सिमम। फॉर कॉस्ट ए एंड बी राइट डाउन द प्रॉब्लम मैथमेटिकली, यानी देखो यहाँ पे उसने प्रॉब्लम लिखने के लिए बोला, यानी फॉर्मुलेशन सॉल्व करने के लिए नहीं। और साथ में उसने आपको दे दिया है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्या मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। इज इट ओके। फिर उसने टेबल दिया है। टेबल क्या कहता है, ए और बी कंपाउंड बनाने के लिए इंग्रेडिएंट सी 1 किलो चाहिए, बी 2 किलो चाहिए और उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है 80, डी इतना चाहिए 3 and 1 और उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है 75, और कॉस्ट पर केजी ए का क्या है 4 रुपये और 6 रुपये। अब हम अपने स्टेप में जाते हैं डीएस। तो सबसे पहले हमें क्या लिखने का, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको लिखना है सब मेरे स्टाइल में। या ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा क्या है, डिसीजन वेरिएबल, क्या हमें नहीं पता। डियर स्टूडेंट, व्हेन यू रीड दिस क्वेश्चन आपको क्या नहीं पता है कि कितनी यूनिट ए की बनानी है और कितनी यूनिट बी की। डियर स्टूडेंट, सी और डी तो हम बाई करने वाले, इतना इंग्रेडिएंट चाहिए, बट हम बेचते क्या हैं, हम ये 2 कंपोनेंट बना के बेचते हैं। तो उसका क्वेश्चन ही क्या है, ए और बी क्या है वही ढूंढना है। तो यहाँ पे x1 x2 4-5 चीज़ है, तो x1 x2 x3 x4। x1 इज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कंपाउंड ए, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कंपाउंड ए, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कंपाउंड बी, ये हो गया आपका डिसीजन वेरिएबल। स्टेप 3 क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखो स्टेप से क्या होता है पता है, आप कुछ मिस नहीं कर जाओगे क्योंकि इसको सॉल्व नहीं करना है ना। सॉल्व करना होता तो बात अलग है, आप कोई स्टेप भूल जाओगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी क्या, 1 और 2 वेरिएबल को मिक्स करके इक्वेशन बनाना है। ऑब्जेक्टिव का हमारा इंटेंशन क्या है सर, कम से कम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट किस में, ए और बी में। तो डियर स्टूडेंट्स, ए और बी का कॉस्ट क्या है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यानी 1 किलो ए लोगे तो 4 रुपये, 1 किलो बी लोगे तो 6 रुपये। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मिनिमम जेड 4x1 प्लस 6x2। ओके, यानी x के आपने 10 किलो लिए तो 4 × 10 40, बी x2 के आपने 20 किलो लिए, 6 × 20 इज 120। दोनों का प्लस करके कॉस्ट निकालो, जो सबसे सस्ता कॉस्ट होगा उसमें हम जाएंगे, क्योंकि हमारा इंटेंशन ही क्या है, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। 5 स्टेप थे, ऑब्जेक्टिव, डिसीजन वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और चौथा है जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं जनरली, वो होता है कंस्ट्रेंट,
यानी हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है डियर स्टूडेंट्स, और सी और डी जो है आपके पास लिमिटेड है। सर कैसे? देखो, सी ए बनाने के लिए 1 चाहिए और बी बनाने के लिए 2 चाहिए, बट डियर स्टूडेंट्स आपके पास बहुत सारा सी है ही नहीं। मैक्सिमम नहीं लिखा है, मिनिमम लिखा है। मिनिमम यानी इन दोनों को मिला के 80 तो होना ही चाहिए, 80 से कम नहीं चलेगा। पास होने के लिए आपको मिनिमम हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए, 35 मार्क्स चाहिए, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बट टोटल 50 मार्क्स ओवरऑल परसेंटेज भी चाहिए। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो हमारा है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, वो इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? इंग्रेडिएंट सी के लिए 1 किलो ए में 2 किलो बी में, ए यानी x1 प्लस 2x2। x1 के आगे 1 लिख सकते हैं बट उसका कोई मतलब नहीं है, बट इट शुड बी ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन 80। दूसरे में a में 3, b में 1, 3x1 प्लस x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 75। ओके, ये हो गया आपका कंस्ट्रेंट। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। नॉन नेगेटिव यानी x1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर x1 x2 यानी कॉम्पोनेंट a एंड b, कॉम्पोनेंट a एंड b या तो हम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। माइनस में कैसे बनाएंगे डियर फ्रेंड्स? प्रोडक्ट या तो बनेगा या नहीं बनेगा। तो फिफ्थ पॉइंट ऐसा है, उसमें कुछ है ही नहीं, आपको खाली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है। बट अगर आप भूल गए तो आपके मार्क्स काटेंगे। ओके, सो लुक एट द डेटा। मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, नंबर ऑफ कंपाउंड ए एंड बी जितना बनाना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन 1 और 2 को मर्ज करके बनाना है। इसमें मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। फिर आपका जो कंस्ट्रेंट है वो लिखो, सिंबल्स आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे अगर आपने लेस देन की जगह ग्रेटर देन लिखा तो 6, 7, 8 मार्क में से फिर आपको 2-3 मार्क ही मिलेंगे। सो दैट वाज रीजन आई वाज टेलिंग यू इन्वेस्ट टाइम इन रीडिंग केयरफुली। एंड लास्ट वन आप भूल गए तो भी मार्क्स काट लेंगे। नॉन नेगेटिव, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सी हाउ इंस्टीट्यूट विल राइट डाउन, दे विल राइट डाउन इन जनरल फॉर्म। वो सीरियल नंबर नहीं लिखते, हमें लिखने का हैबिट करो। देखो, उसने पहले ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा, x1 लिखा, x2 लिखा, फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन नीचे लिखा थर्ड, फिर कंस्ट्रेंट लिख दिया। तो कंस्ट्रेंट जो हमने लिखा, कंस्ट्रेंट फॉर सी इंग्रेडिएंट x1 प्लस x2 इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 3x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, x1 एंड x2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, मिनिमम रिक्वायरमेंट यानी इतना तो चाहिए, इतना चल जाएगा, इसलिए उसने इक्वल टू भी किया है। ओके, तो ऐसा माइनर चीज आपको ध्यान रखनी है, बट नॉट दैट मच डिफिकल्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखो इसके फ्लो में जाते हैं, सो यू कैन इजीली रिमेंबर, बट रीड क्वेश्चन केयरफुली। देन दे आर टेलिंग ए पेंशन फंड मैनेजर इज कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट इन 2 शेयर। डियर स्टूडेंट्स, आपको 2 शेयर में पैसे डालने हैं, कितने वो नहीं लिखा, तो मोस्टली आपको जो नहीं पता है ना वही हमें ढूंढना है। पेंशन मैनेजर इज कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट इन 2 शेयर्स ए एंड बी। इट इज एस्टिमेटेड दैट शेयर ए में आपको डिविडेंड मिलेगा 12% पर एनम, बी में आपको मिलेगा 4% पर एनम। ओके, ग्रोथ इन द मार्केट इन वैल्यू ऑफ 1 शेयर, यानी पहला शेयर है वो 10% ग्रोथ होगा, 10 पैसे पर 1 रुपीज 10% और 0.10। बी में 40 पैसा पर रुपी, मीन्स वी कैन से 40% इंक्रीज। अब क्वेश्चन क्या है, ही रिक्वायर्स इन्वेस्टिंग मिनिमम सम ऑफ टोटल। उसे ज़्यादा पैसे नहीं इन्वेस्ट करने हैं, कम करने हैं, मिनिमम, और उस तरह से पैसे उसको इन्वेस्ट करने हैं कि डिविडेंड इनकम एटलीस्ट 600 आए पर एनम। डियर स्टूडेंट्स, एटलीस्ट यानी आपको 600 रुपये तो कमाना ही है, कुछ भी करो, और ग्रोथ 1 साल में आपको मिनिमम 1000 चाहिए। ओके, अब यहाँ पे इतनी चीज़ बोल के छोड़ दिया। अभी हमें क्या सोचना शुरू करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? सर मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न। मैक्सिमाइजेशन रिटर्न का है, ज़्यादा पैसे नहीं कमाने, हमें इतने कमाने, तो मिनिमाइजेशन सब्जेक्ट टू 12% और 4% रिटर्न आपको चाहिए। और पूछा क्या है उसने क्वेश्चन में, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। तो मैंने आपको क्या बोला, एलपी में मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन पूछते हैं, सॉल्व नहीं करना है, हमने कहाँ ऊपर वाला इक्वेशन सॉल्व किया, लिखना है खाली। ऑफ द प्रॉब्लम विच फैसिलिटेट मिनिमम सम ऑफ इन्वेस्टेड टू मीट मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव,
यानी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव है मिनिमम सम टू बी इन्वेस्टेड टू मीट मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव। सर क्या नहीं पता है, दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा, x1 एंड x2 क्या नहीं पता डियर स्टूडेंट्स, हमें शेयर ए में कितने पैसे डालने हैं, शेयर बी में कितने पैसे डालने हैं वो नहीं पता है। तो ऐसा होगा अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन शेयर ए, amount to be invested in share B. Okay, this is your x1 and x2. थर्ड स्टेप क्या है, z मिनिमाइज्ड, आपको कितने पैसे चाहिए कि सर कुछ भी करके हमें 600 रुपये डिविडेंड में और 1000 रुपये ग्रोथ में चाहिए। तो देखो ये टेबल जो उन्होंने बनाया ना, इसको सपोर्ट टेबल बोलते हैं। सब ओरल करने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो शेयर ए में 12% डिविडेंड मिलता है, यहाँ पे 4% मिलता है, मिनिमम इनकम आपको 600 चाहिए, ग्रोथ यहाँ पे 10 पैसा पर रुपी इज 100 पैसा, और यहाँ पे 40 पैसा। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो z होगा उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रेंट के साथ इतने पैसे मिलेंगे, कितने डिविडेंड के, कितने डिविडेंड के अंदर 12% को आप 12% भी लिख सकते हो या 0.12 भी लिख सकते हो, बट 4% 0.4 नहीं होता, 004 होता है। तो यहाँ पे होगा डिविडेंड के कंस्टेंट की बात करें तो 0.12 x1 में मिलेंगे, यानी इसमें जितने भी पैसे डाले आपने, मान लो 1000, तो 1000 इंटू 12% मिलेंगे। 0.04 x2 उसमें मिलेंगे, बट मिनिमम इतना चाहिए, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 800 600 चाहिए। बाजू बाजू में पढ़ाने में है ना, थोड़ा स्क्रीन रोटेट करना पड़ता है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको 0.10 x1 0.4 x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। ओके, तो ऐसा इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया है। आंसर कैसे लिखेंगे, आपको क्या नहीं पता है डियर स्टूडेंट्स, x1 अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर बी, x2 अमाउंट इन्वेस्टेड इन बी, मिनिमम रिटर्न कितना चाहिए, मिनिमम z x1 प्लस x2। सर ये हमने नहीं लिखा, हाँ तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप स्टेप जैसे मिस करोगे ना कुछ भूल जाओगे, इसीलिए आपको मिनिमम, इसीलिए स्टेप लिखते ही रहने का। z मिनिमम में क्या होगा कि भाई x1 और x2 में कितना इन्वेस्ट करना है मिनिमम, सर कितना, बट वो तो पता ही नहीं, तो x1 प्लस x2। फोर्थ स्टेप क्या होता है आपका कंस्ट्रेंट, ये डिविडेंड का कंस्ट्रेंट था, ये ग्रोथ का कंस्ट्रेंट है। ओके, सो 0.12 कैसे लिखा है इंस्टीट्यूट ने देख लेते हैं, वैसे ही लिखा है 0.12 0.04 ग्रेटर देन 600, 0.1 0.4 ग्रेटर देन 1000, करेक्ट। अब लिखा है, देखो ये हम वापस हमने नहीं लिखा, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे स्टेप में तो आपका कुछ मिस होगा नहीं। ये फिफ्थ स्टेप है, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, या तो आप पैसे इन्वेस्ट करोगे या तो आप पैसे इन्वेस्ट नहीं करोगे, नेगेटिव में कुछ इन्वेस्ट नहीं होता। बेटर ऐसा है आप लिख ही करो सबके सब स्टेप, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन x1 x2 बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, दिस इज योर सम नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, मॉड्यूल में सब सम सिंपल जितने दिए हैं उतने आपको पेपर पे लिख देने के विथ दिस 5 स्टेप्स। सर पहला स्टेप यहाँ पे लिखा ना, जो क्वेश्चन में पूछा है, मिनिमम सम ऑफ इन्वेस्टेड टू मीट द मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव। इज इट ओके? चलो अभी मैं सब स्टेप नहीं लिख रहा हूँ बट समझा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ओके, क्योंकि ये लास्ट में हम कर रहे हैं, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट मोर टाइम, और मैं ऐसा भी नहीं चाहता आपका भी टाइम वेस्ट हो। जितना टेक्निकल होगा वो हम करते हैं, बाकी हम सब गो थ्रू कर लेते हैं, बट आप नोटबुक में लिखना अभी, मैं तो इसमें लिख ही देता हूँ। सबसे पहले इलस्ट्रेशन 3 से एक कंपनी पजेस 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, आपके पास 2 प्लांट है, एंड यू कैन प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट XYZ फ्रॉम अ रॉ मटेरियल, 3 प्रोडक्ट बना सकते हैं XYZ। हाउएवर द प्रपोर्शन इन विच प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस आर डिफरेंट इन ईच प्लांट एंड सो आर द ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आवर। डेटा ऑन द प्रोडक्शन पर आवर कॉस्ट आर गिवन टुगेदर विद द करंट ऑर्डर इन हैंड, इतने ऑर्डर अपने हैंड में है। यू आर रिक्वायर्ड टू क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो, फॉर्मुलेट वर्ड आए यानी समझने का, LP का फॉर्मुलेशन है,
to find the number of production hours needed to fulfill the orders in hand at minimum cost। यहाँ से ही आपको ऑब्जेक्टिव पता चल जाता है। आपका नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है टू फुलफिल द ऑर्डर्स विद मिनिमम कॉस्ट। दिस इज नंबर 1। बराबर। सर हमें क्या नहीं पता? डियर स्टूडेंट ध्यान से देखो, प्लांट ए का कॉस्ट पता है, प्लांट बी का भी पर आवर कॉस्ट पता है, ऑर्डर्स इन हैंड पता है, नंबर ऑफ आवर्स आप कितने इन्वेस्ट करने वाले हो, डेटा ऑन प्रोडक्शन पर आवर कॉस्ट वो भी दिया है। ओके, प्लांट ए में कितना ए बनेगा, कितना एक्स बनेगा, वाई बनेगा, जेड वो भी दिया है। सर क्या नहीं दिया? डियर स्टूडेंट्स प्लांट ए के पास आवर्स कितने हैं वो नहीं पता हमें, प्लांट बी के पास आवर्स कितने हैं और ये ब्रेकअप कैसे करेंगे वो नहीं पता। सर ये 9-10 पता है, 9-10 आवर्स नहीं है डियर स्टूडेंट्स, 9-10 कॉस्ट है, 9-10 कॉस्ट है। और ना पता चले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, एक बार मत पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो। ये लाइन तो खास पढ़ो जो लास्ट में पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोडक्शन आवर्स। हमें प्रोडक्शन आवर्स नहीं पता, तो x1 x2 हम क्या लेंगे, इसमें अभी इसने x1 की जगह अल्फा बीटा ले लिया, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यू कैन राइट डाउन x1 x2 ऑल्सो। से आई एम राइटिंग हियर x1 है नंबर ऑफ आवर्स ऑफ प्लांट ए इन यूज, x2 है नंबर ऑफ आवर्स ऑफ प्लांट इन बी यूज। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा कॉस्ट मिनिमाइजेशन है, तो मैं क्या लिखूंगा, मिनिमाइजेशन ऑफ z। प्लांट ए में इतने आवर्स है बट एक आवर का 9 रुपये देने हैं, प्लांट बी में एक आवर के आपको 10 रुपये देने हैं। सो 9x1 प्लस 10x2 दैट इज योर मिनिमाइजेशन। ओके, z मिनिमाइजेशन ऑफ z इज दिस। फिर सर कंस्टेंट कैसे लिखेंगे? कंस्टेंट देखो, x जो प्रोडक्ट है ना उसका आपके पास ऑर्डर कितना है, 50। ओके 50। प्लांट ए कितना बना सकता है एक दिन में, 2। प्लांट बी कितना बना सकता है, 4। तो अगर मैं प्रोडक्ट एक्स का कंस्टेंट लिखूं तो आपको ऐसा टेबल बनता है। ये अलग अलग बन सकता है, आपको देखना पड़ेगा कि भाई ए और बी प्लांट प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे बनाएगा 2x1 प्लस 4x2। और डियर स्टूडेंट्स ऑर्डर इन हैंड यानी इतने ऑर्डर तो है ही, इससे ज़्यादा आ सकते हैं, कम नहीं। तो it has to be greater than equal to 50 orders, that is for x। Similarly for y क्या होगा, 4x1 3x2 greater than equal to 24, z 3x1 2x2 greater than equal to 60। Is it okay? 2x1 4x1 इज इट ओके, 2x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 50। और लास्ट में डियर स्टूडेंट्स प्लांट ए और बी में हम आवर्स डालेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव आवर्स जैसा कुछ नहीं होता, तो x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस डियर स्टूडेंट्स इतने लिखने के आपको 6 मार्क्स 8 मार्क्स मिलेंगे, बट अगर आप इसमें गड़बड़ करोगे तो कैसे चलेगा। सो मोस्टली ग्रेटर देन लेस देन, और मैंने आपको बोला कंस्टेंट में याद रखना है। देखो वो लोग स्टेप नहीं लिखते हैं, बट यू कीप ए हैबिट, आप कोई चीज़ मिस नहीं करोगे डियर स्टूडेंट्स। नॉन नेगेटिव कंस्टेंट नहीं लिखा तो भी वो मार्क्स काटेंगे। आप देखो हर सम में वो तो लिखते ही हैं, हम जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं। ओके, सो इफ़ यू रिमेंबर द स्टेप, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा क्या नहीं पता है, डिसीजन वेरिएबल, तीसरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूजिंग 1 and 2, चौथा कंस्ट्रेंट्स, और पांचवा नॉन नेगेटिव। इज इट ओके? चलो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में जाते हैं। चलो ये देखे बिना ट्राई करते हैं कैसा होता है, गड़बड़ हो सकती है कि नहीं, चेक करते हैं। इलस्ट्रेशन 4, आप भी बुक मत देखो भाई, साथ में करते जाओ। और मैंने क्या बोला, नोटबुक में सारे सम लिखो। अगर आलस की ना कि मैं सुपर इंटेलिजेंट हूँ, मुझे याद रह जाएगा, कुछ याद नहीं रहता। पूरा OR जिसमें जितने भी चैप्टर है, असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब टेक्निकल है। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस मिनिमम 2 or 3 सम्स ईच चैप्टर, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉल इन एग्जाम। मैं क्लास में पढ़ाते वक्त भी बोलता था सम करने हैं, नहीं करोगे तो फंसोगे। सो इलस्ट्रेशन नंबर 4, प्रोडक्ट PQR आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन ए प्लांट। हम 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं,
प्रॉफिट मार्जिन है 354, इसमें पैसे दिए प्रॉफिट। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट हम जनरली बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। सो रॉ मटेरियल ABC या स्केर्स सप्लाई, ओके, तो ABC हमारे पास लिमिटेड सप्लाई है। अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड टू 8, 15 एंड 10 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, सिर्फ 8 यूनिट है, A की, B की और C की। स्पेसिफिक कंजम्पशन दिया है PQR बनाने के लिए, A आपके पास सिर्फ इतना है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ A इज़ लेस देन इक्वल टू 8, B इज़ लेस देन इक्वल टू 15, C इज़ लेस देन इक्वल टू 10। और डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका प्रॉब्लम है, तो हमारे स्टेप के हिसाब से जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। सर इस बार हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को बढ़ाना, दैट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पहला सम मैक्सिमाइजेशन का। दूसरा सर क्या नहीं पता। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देखो, क्या नहीं पता है, ढूंढना क्या है आपको। डियर स्टूडेंट्स, ABC तो पता है, इतना ही है। प्रॉब्लम क्या है, PQR कितना बनाना नहीं पता है। प्रॉफिट पता है, बनाना कितना नहीं पता है, कितना बनाएंगे वो नहीं पता है। ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन X1, X2, X3, number of units to be produced and sold of P, Q, R। P, Q and R। इज इट ओके? क्या नहीं पता है, P, Q एंड R। अब डियर स्टूडेंट्स, क्या था हमारा टारगेट, डिसीजन ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z मैक्स करना है। और कंफ्यूज ना आ जाओ, इसलिए मैंने आपको क्या बोला है, 1 और 2 को यूज़ करने का। तो डियर स्टूडेंट्स, PQR कितना बनाना है, तो क्या X1, X2, X3, और 1 और 2 यूज़ करने का। तो प्रॉफिट कितना कमाना है, तो यहाँ पे उसने दिया था PQR में प्रॉफिट है 3, 5 एंड 4, 3, 5 एंड 4। तो ये प्रॉफिट का फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स। X में आपको 3 मिलेगा, X2 में आपको 5 मिलेगा, 3, 5 एंड 4, और X3 में आपको 4 मिलेगा। यानी अगर X1 आप 1000 यूनिट बनाते हो तो 1000 यूनिट में 3 रुपये प्रॉफिट होगा, तो 3000। X2 भी 1000 बनाते हो तो 5000। ओके, सो वॉट एवर प्रॉफिट यू आर मेकिंग पर यूनिट, मल्टीप्लाई विद यूनिट्स, यूनिट्स के साथ प्रॉफिट पर यूनिट मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा। सर कंस्ट्रेंट क्या है, जो प्रॉब्लम है वो है आपकी कंस्ट्रेंट्स, बराबर। कंस्ट्रेंट इज A आपके पास लिमिटेड है, और सुनो, A आपको 2 यूनिट यूज़ करना है P के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, P क्या है आपका, X1, X2, X3। तो P जो है वो है X1, ये है X2, ये है X3। तो A जो है वो P के लिए 2 यूज़ होगा, Q के लिए 3 यूज़ होगा, और R के लिए यूज़ नहीं हो रहा, बट दोनों को मिला के हमारे पास लेस देन 8 है। तो अगर मैं यहाँ पे कंस्टेंट लिखता हूँ, कंस्टेंट फॉर प्रोडक्ट A 2x1, 3x2, 0x3, 2x1, 3x2, 0x3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और उसने ऐसा बोला है हमारे पास लिमिटेड है, लिमिटेड यानी 8 से ज़्यादा है, अब यूनिट्स ही नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास लेस देन 8 है। सेम वे व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट B, सेम वे व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट C, यहाँ से देखेंगे 3, 2, 4, 3x1, 2, 4 लेस देन इक्वल टू 15। देखो, डेटा ढूंढने का नहीं है, बट उसको इक्वेशन में फॉर्मुलेट करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना है।
सी में आपको x1 में नहीं चाहिए, 2 और 5 ही चाहिए, तो यहाँ x1 में नहीं चाहिए, x2 में चाहिए 2 और इसमें चाहिए 5, सो 2x2 5x3 लेस देन इक्वल टू 10. एंड डोंट फॉरगेट नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, दैट इज x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, शुड बी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0. Is it okay? So this is your illustration number 4. Okay, this is your question number 4. In this way you have to write down answer for 8 marks or 6 marks, you will get full marks. स्टेप ही लिख देने के लिए सर. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या नहीं पता है, डिसीजन वेरिएबल. ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे लिखेंगे, 1 और 2 को मिक्स करके. कंस्ट्रेंट जो लिमिटिंग फैक्टर है उसमें ग्रेटर देन लेस देन का ध्यान रखने का, और नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट. इज इट ओके? ये देख लो आप. प्रॉफिट, वो लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं लिखते बट डिसीजन वेरिएबल लिखते हैं, PQR, फिर उसका प्रॉफिट लिखा है 352. फिर इक्वेशन देखो 2x1 + 3x2 लेस देन इक्वल टू 8. दूसरे इक्वेशन में तीनों हैं. तीसरे इक्वेशन में 2x + 5x3 इज लेस देन इक्वल टू 10. अब उनका आंसर देखो, क्या नहीं पता है, PQR x1 x2 x3. ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x1 5x2 4x3. कंस्ट्रेंट देखो 2x1 3x2 लेस देन इक्वल टू 8 फॉर A. दूसरे में तीनों आ गए. C में 2x2 + 5x3 इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट. इज इट ओके? चलो अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं. अब इसमें मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा फोकस करते जाओ. मैं सब सम नहीं सॉल्व करने वाला डियर स्टूडेंट्स, बट हम ओरली सब सॉल्व कर लेंगे. ओके, जैसे ये क्वेश्चन छोटे होते हैं. यू इन्वेस्ट टाइम इन रीडिंग. मैं भी थोड़ा आपको टाइम देता हूँ पढ़ने के लिए. आप वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि भाई आपको फर्स्ट टाइम में 60% पता चला. रीड 2 टाइम्स, रीड 3 टाइम्स. इतना क्वेश्चन पढ़ने में कितना टाइम जाता है? बट मैंने आपको क्या बोला, 10 मिनट में से 8 मिनट आपको इसमें इन्वेस्ट करना है. and 2 minutes only it will take to solve. Let's see. सबसे पहले बैंक is in process of formulating loan policy involving maximum of 600 million. Dear student, सबसे पहले ये कंस्टेंट है कि आपके पास मैक्सिमम 600 मिलियन है, उससे ज़्यादा नहीं है. So you have money less than 600 million to distribute as a loan. First constraint. Table below gives the relevant type of loan. Bad debt जो है वो not recoverable है and उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलता. To meet the competition from other bank, following policy guidelines have been set. अब ध्यान से देखो, at least 40% fund must be to agriculture and commercial. Agriculture second last, commercial last. 40% यानी जितने भी पैसे आप इन्वेस्ट करने वाले हो, 600 मिलियन करेंगे ना, ऐसा ज़रूरी नहीं, उससे कम भी कर सकते हैं, बराबर, वो मैक्सिमम है. बट जितना भी इन्वेस्ट किया उसका 40% एग्रीकल्चर और कॉमर्शियल में. एग्रीकल्चर कॉमर्शियल का नाम क्या दिया है, अभी तक नहीं दिया. फंड्स एलोकेटेड टू हाउसिंग मस्ट बी एटलीस्ट 15% ऑफ ऑल लोन्स गिवन टू पर्सनल, कार एंड हाउसिंग. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये इक्वेशन हो गया. हाउसिंग में कितने पैसे डालने हैं, तो क्या पर्सनल, हाउसिंग और कार, इन तीनों का जो टोटल डालते हो उसका 50% आपको हाउसिंग में ही डालना है. ओवरऑल बेड डेट ऑन ऑल द लोन्स में नॉट एक्सीड 0.06. तो बेड डेट प्रोबेबिलिटी करके जो लाओगे, इट शुड नॉट एक्सीड, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.06 मिलियन. अब डियर स्टूडेंट्स, इतना पढ़ने के बाद आपको क्या पता चलेगा? सबसे पहले हमारा इंटेंशन क्या होगा, ऐसे में पैसे कमाने बैठे हम तो क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन होगा. क्या सर, इंटरेस्ट ज़्यादा मिलना चाहिए, तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड और ऑन द अमाउंट गिवन एज ए लोन. हम बैंक हैं, इन दिस सम वी आर बैंक. सर क्या नहीं पता है, ध्यान से सोचो, क्या नहीं पता है. सम शुरू ही नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स. अगर आप टाइम इन्वेस्ट रीडिंग में नहीं करोगे, सम शुरू ही नहीं होगा. इस सम में प्रॉब्लम क्या है पता है, 600 मिलियन में से आप कितने पर्सनल को दोगे, कार को दोगे, हाउसिंग को देखो, नहीं वो नहीं पता. सो फर्स्ट इज, our intention is to
जनरेट मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्रॉम द लोन फर्स्ट। दूसरा क्या नहीं पता है सर, कितने पैसे हम पर्सनल में, कार में, हाउसिंग में, एग्रीकल्चर में देंगे वो नहीं पता। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन पर्सनल लोन इज x1, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन कार इज x2, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन हाउसिंग इज x3, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन एग्रीकल्चर इज x4, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन कॉमर्शियल इज x5। ओके सर, z फंक्शन कैसे लाएंगे? डियर स्टूडेंट, z फंक्शन इसमें आपको कमाना है z मैक्स 1 और 2 को यूज करके। 1 है आपका मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट, 2 है इतनी इतनी लोन। तो डियर स्टूडेंट, आपने जितने पैसे x1 में डाले उसके अंदर आपको 70% रिटर्न मिलने वाला है। x2 में डाले उसमें 14% रिटर्न मिलेगा। ओके यानी x1 इंटू 17%, x2 इंटू 14%, x3 इंटू 11%, x4 इंटू 10%, x5 इंटू 13%, इतना पैसा आपको मिलेगा, वो आपका z मैक्स है। बट एक लाइन लिखी थी, बैड डेब्ट्स आर नॉट रिकवरेबल एंड प्रोड्यूस नो इंटरेस्ट रिसीव, यानी उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो जो पैसे मिलेंगे उसमें से बैड डेब्ट का प्रोपोर्शन आपको माइनस करना है। ओके मैं रफ बता रहा हूँ, फिर एक एक करके बताता हूँ, बट आपको सोचना है। फिर मैं ऐसा बोलता हूँ एटलीस्ट 40% फर्स्ट मस्ट बी एलोकेटेड टू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्शियल, यानी एग्रीकल्चर और कॉमर्शियल को मिला के एटलीस्ट यानी मिनिमम 40%, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 40% ऑफ टोटल अमाउंट। सर 40% ऑफ टोटल अमाउंट 600 मिलियन, हाँ वो भी ले सकते हैं। या फिर हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, सो 40% ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 भी ले सकते हैं। वैसा ही इक्वेशन आपको करना है हाउसिंग के लिए और ऐसा ही करना है बेड डेब्ट के लिए। तो आपके पास कंस्ट्रेंट है ना, 3 दिखेंगे, ध्यान से देखो। कंस्ट्रेंट आपको दिखेगा एग्रीकल्चर कॉमर्शियल का, हाउसिंग का और बेड डेब्ट का, बट एक्चुअली कंस्ट्रेंट 4 है। सर कौन सा? आपके पास पैसे 600 मिलियन है, वो भूल मत जाना। ओके सो नाउ इफ यू गो अहेड, तो x1 क्या है, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन पर्सनल लो, x2 कार, x3 हाउसिंग, x4 एग्रीकल्चर, x5 कॉमर्शियल। बराबर, इज इट ओके? फिर डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बहुत ध्यान से देखो। सर इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? कंफ्यूजिंग नहीं है, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, जितने पैसे आप इसमें डालोगे उतना रिटर्न मिलेगा, यानी x1 इंटू 17%, x2 इंटू इतना पैसा मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, आप लोन दोगे तो। बट मैंने क्या बोला, ये बेड डेप वाले पैसे माइनस करने पड़ेंगे। सर ये बेड डेप किसका होगा? x1 का ही होगा 0.10%, x2 का 0.7%। तो पहले तो उसने ये आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो लिखा है, माइनस उसने बेड डेप जो होने वाला है वो माइनस किया है। ओके इज इट ओके? फिर उसने क्या किया है, डोंट गेट कंफ्यूज, 0.17 x1 में से 0.10 x1 ऐसा माइनस करके नेट इफेक्ट लिखिए। ओके इसमें से ये माइनस करोगे तो ये गलत लिखा है, दिस इज टाइपो एरर। यहाँ पे 0.07 x1 आना चाहिए, 10 माइनस होगा तो 14 में से 7 जाएगा तो 7, 11 में से 5 जाएगा तो 6, 10 में से 0.08 जाएगा तो 0.2, 13 में से 6 जाएगा तो 0.7 x5। सिंपल। ओके फिर इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बोला था कंस्ट्रेंट जो है, कंस्ट्रेंट उसमें सबसे पहला कंस्ट्रेंट आपके पास वो है कि आपके पास 600 मिलियन ही है। तो सब लोन x1, x2, x3, x4, x5 मिला के लेस देन 600 मिलियन। और डियर स्टूडेंट्स, हम लोन देने बैठे हैं, इसका मतलब ऐसा थोड़ा है कि 600 मिलियन दे ही देंगे। सामने कोई बंदा कैपेबल ही नहीं है तो लोन नहीं देंगे ना, बेड डेप ज़्यादा हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपने 590 मिलियन ही लोन दी, हो सकता है 596 लोन दी, ऐसा भी हो सकता है, यानी टोटल 600 दी, ऐसा ज़रूरी नहीं। तो जो ये कंस्टेंट हम देख रहे थे, इफ़ यू रिमेंबर कि एटलीस्ट 40% ऑफ फंड्स मस्ट बी एलोकेटेड टू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्शियल, यानी x4 और x5 में आपको कितना देना है, 40% एटलीस्ट, यानी मिनिमम इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.40% ऑफ नॉट 600 मिलियन।
क्योंकि 600 की है वो हमें पता ही नहीं है, उससे कम भी हो सकते हैं। तो 40% किसका सर, जितना भी लोन दिया है उसका, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x5 अगर 596 मिलियन है तो उसका 40% इन दोनों में जाना चाहिए। तो रेदर देन राइटिंग 600 मिलियन यू हैव टू राइट डाउन 596। वाई? बिकॉज उसने ऐसा नहीं बोला है कि हमें 600 मिलियन देने का है। 600 मिलियन हमारे पास है, हम कम भी दे सकते हैं, ज़्यादा तो दे ही नहीं सकते। सो अगेन एज आई सेड दिस इक्वेशन बिकम्स टेक्निकल। x4 plus x5 is greater than equal to 0.4 of 600 million नहीं, आपने जितना लोन दिया है उसका 40%। so when you read this carefully, x4 plus x5 is greater than equal to 0.4, that is of x1 x2 x3 x4 x5। similarly x3 हाउसिंग में कितने डालने थे, फंड्स एलोकेटेड टू हाउसिंग इज एटलीस्ट अगेन 50%, किसका, पर्सनल, कार और हाउसिंग का। यानी हाउसिंग में आपको कितना डालना है, x3, वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 50% ऑफ दिस 3, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3। ओके, सो x3 में कितना डालना है, 0.5% ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3। और लास्ट वन वाला बेड डेप ये प्रोबेबिलिटी है और बेड डेप 0.06 से ज़्यादा जाना चाहिए नहीं। ओके, सो ये आपका 0.1 0.07 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.06। और ख़ास भूल नहीं जाने का जो हम बार बार डिस्कस करते हैं, दैट इज x1 x2 x3 x4 x5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? सो देखो, ये इन्वेस्टमेंट वाला सम पूछा, आपने ध्यान से नहीं किया है, बेड डेप का इम्पैक्ट नहीं दिया है, तो यू लूज मार्क। और ये क्वेश्चन आप अच्छे से नोटबुक में करके जाते हो, यही क्वेश्चन पूछा, ऑल्दो विद से सम चेंज इन वेरिएशन इन अमाउंट, देन ऑल्सो यू कैन गेट फुल मार्क्स। इट लुक्स ट्रिकी बट व्हेन यू हियर इट लुक्स इजी, बट इफ यू डोंट पुट इट इन नोटबुक देन इट इज अगेन ट्रिकी। आई एम टेलिंग यू, ओके, इट लुक्स इजी। आपको लिखना तो पड़ेगा ही, पूरा ओआर लिखे बिना नहीं करना है। चलो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 6 अगेन। चलो मैं लिख रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। एनुअल हैंडमेड फर्नीचर शो एंड सेल्स अकर्स नेक्स्ट मंथ एंड स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज इज प्लानिंग टू मेक फर्नीचर फॉर सेल। हम बना रहे हैं फर्नीचर। देर आर 3 वुड वर्किंग क्लास, 1 first year, second year, third year at school. They have decided to make 3 style of chair, ABC, 3 तरह की चेयर हमें बनानी है। Each chair must receive work in each class and time in hours for each chair is given। यानी डियर स्टूडेंट्स, अंदर ये जो टेबल में दिया है ना, ये टाइम है इन आवर्स। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ने का, बराबर। मैं मॉड्यूल क्यों करा रहा हूँ पता है, क्योंकि मेरे मटेरियल में सम ज़्यादा होते हैं और फिर वो रह जाता है आपका मॉड्यूल। तो मॉड्यूल मैं इसीलिए करा रहा हूँ कि आपका मॉड्यूल में से पूछेंगे तो आपको सब सेट होता है। तो रीड केयरफुली। आई एम डूइंग फर्स्ट टाइम योर मॉड्यूल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। बट चैप्टर मुझे आता है, मॉड्यूल में से पहली बार पढ़ा रहा हूँ, ओके, सो डोंट वरी। इतना लेवल नहीं है आपकी मॉड्यूल का, बट तो भी वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बना देते हैं। तो देखो यहाँ पे अंदर जो दिया है वो टाइम इन आवर्स है, यानी इतने घंटे। अब क्वेश्चन देखो, इन नेक्स्ट मंथ देयर विल बी 120 आवर्स अवेलेबल इन फर्स्ट ईयर क्लास। यानी डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आएगा ना, फर्स्ट ईयर क्लास में आपके पास सिर्फ 120 घंटे है, आपके पास 160 घंटे। थर्ड ईयर में आपके पास फिर से सिर्फ 100 आवर्स है, और ये आवर्स ही है। यानी ए चेयर बनाने के लिए, चेयर ए बनाने के लिए फर्स्ट ईयर वाले को 2 घंटे होते हैं, बी चेयर बनाने के लिए फर्स्ट ईयर वाले को 3 घंटे होते हैं, वैसा। द टीचर ऑफ द वुड वर्किंग क्लास फील्स मैक्सिमम 40 चेयर्स कैन बी सोल्ड एट ए शो। डियर स्टूडेंट्स, हम 40 चेयर बेच सकते हैं, तो कितनी बेच सकते हैं वो भी कंफ्यूजन नहीं है, बराबर। मैक्सिमम 40 बेच सकते हैं। टीचर डिटरमाइन दैट प्रॉफिट ऑफ ईच चेयर विल बी, ए में 40, बी में 35 और सी में 30 मिलने वाले। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट तो मिल गया। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। फॉर्मूलेट पूछा है फिर से,
कितनी चेयर बनानी है, यानी ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर हो गया, प्रोडक्शन करना है और प्रॉफिट बढ़ाना है। तो हाउ वी गो डियर स्टूडेंट्स एज पर आवर ओन पैटर्न। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्या नहीं पता है। डियर स्टूडेंट्स पता चला आपको क्या नहीं पता है क्वेश्चन में, चेयर कितनी बनानी वो नहीं पता है, बेचने की कितनी है वो भी पता है, उसका प्रॉफिट भी पता है, बट बनानी कितनी है नहीं पता है। सो योर x1, x2 एंड x3 विल बी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ चेयर A to be produced, number of units of chair B to be produced, number of units of chair C to be produced। ये आपको नहीं पता है। थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी हमारा ऑब्जेक्टिव का फंक्शन Z मैक्स, मैक्स करना हो तो मैक्स लिखते हैं। ABC में प्रॉफिट कितना है सर, प्रॉफिट दिया है 40, 35 और 30, 40, 35 और 30, 40x1, 35x2, 40, 35 एंड 30x3। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल गए थोड़े। अब आते हैं मेन में, दैट इज अवर कंस्ट्रेंट्स, लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर की अगर हम बात करें, ओके, अगर लिमिटिंग फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो लिमिटिंग फैक्टर क्या है सर, ईयर 1 में हमारे पास सिर्फ 120 घंटे हैं। ओके, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। पुट इट सिंपल डियर स्टूडेंट्स इन अ टेबल, जो हमने अज्यूम किया है वो फर्स्ट ईयर में इसमें 2 घंटे, इसमें 3 घंटे, इसमें 2 घंटे और सब मिला के 120 ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। सो 2x1 फॉर 1 यूनिट ऑफ x1 यूनिट 2 आवर्स। अगर आपको 10 यूनिट बनानी है तो 20 घंटे चाहिए। सो 2x1, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ईयर 1, 2x1, 3x2, 2x3 कितना है, लेस देन इक्वल टू 120 आवर्स। आपके पास सिर्फ 120 घंटे। दूसरे की बात करें, ईयर 2, अब आपको स्क्रीन दिख रही है, 4x1, 3x2 एंड 1x3 इज लेस देन इक्वल टू 160 आवर्स। ईयर 3 की बात करें, 3x1, 2x2, 4x3 लेस देन इक्वल टू 100 आवर्स। एंड फिफ्थ पॉइंट, दैट इज नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। डियर स्टूडेंट्स, या तो हम चेयर बनाएंगे या तो नहीं बनाएंगे। नेगेटिव क्या होता है, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या एक साथ x1, x2, x3 greater than equal to 0. So this is your answer number 6. If you put it in paper, it is easy, huh dear students? Again I am repeating. पूरा OR में मैं रिपीट क्यों करता रहता हूँ, आपको पता होना चाहिए। ये सालों से मैं पढ़ाता हूँ, CA में भी था पहले, बहुत सम होते थे। इफ़ यू डोंट पुट इट ऑन पेपर, रिकॉल नहीं होगा। ऐसा याद आएगा सर कुछ बोल रहे थे, सर कुछ बोल रहे थे, भाई सर क्या बोले, एग्ज़ाम तो आपको देना है। ओके, सो लेट्स सी अपना आंसर राइट है कि नहीं। क्या नहीं पता था आपको, x1a, x2b, मैक्सिमम 40, 35 एंड 30x, कंस्ट्रेंट 2x1, 3x2, 2x3 लेस देन इक्वल टू 2x1, 3x2, 2x3 लेस देन इक्वल टू 120, 4x1, 3x2, x3, 4x1, 3x2, x3 लेस देन इक्वल टू 60, 2x1, 3x1, 2x2, 4x3, 3x1, 2x2, 4x3 less than equal to and non-negative. Is it okay?
तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सिमिलर लाइन पे है, तो मैं इसी में टिक मार्क कर देता हूँ। देख लो आप लोग, प्रॉफिट मैनल पे है इसीलिए अभी जैसा किया वैसा। कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स PQR फ्रॉम 3 रॉ मटेरियल। डियर स्टूडेंट्स हमारा मेन प्रोडक्ट PQR है, ओके। ABC क्या है? रॉ मटेरियल। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट P रिक्वायर्स 2 यूनिट ऑफ A। एक यूनिट अगर आपको P की बनानी है तो 2 यूनिट A का चाहिए, 3 यूनिट B का चाहिए, एंड 1 यूनिट ऑफ Q रिक्वायर्स 2 यूनिट्स ऑफ B and 5 units of C. 1 unit of product R requires 3 units of A, 2 units of B and 4 units of C. सर ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये सॉल्यूशन का पार्ट है। उसने आपको टेबल दिया, उसने आपको पैराग्राफ दिया, हम टेबल बना रहे हैं फॉर आवर क्लैरिटी। और ऐसा पैराग्राफ हो तो ऐसा कॉलम बना ही देने का, प्रोडक्ट PQR रॉ मटेरियल ABC। इज इट ओके? फिर उसने क्या बोला है, कैसे भी टेबल बनाओ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आंसर आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है क्या पूछा है उसने। अब उसने क्या बोला कि कंपनी हैज़ 8 यूनिट ऑफ ए जो है उसके यूनिट आपके पास 8 है, बी के 10 है और सी के 15। तो ये भी कंस्टेंट आ गया हमारे पास। प्रॉफिट क्या है हमारी मेन प्रोडक्ट में PQR में, कि प्रॉफिट है 3 रुपये, 5 रुपये और 4 रुपये। अगेन क्वेश्चन क्या पूछा है उसने? फॉर्मूले। तो डियर स्टूडेंट्स क्या नहीं पता? PQR कितना बनाना नहीं पता। सो X1 इज नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर P, नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर Q, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ R। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है आपका, तो आपको Z मैक्स P में कितना मिलेगा? 3x1, 5x2, 4x3, अभी किया था वैसा Z मैक्स। और कंस्टेंट कैसे होगा डियर स्टूडेंट्स? ये A का कंस्टेंट है। क्या कंस्टेंट है? P के लिए दिस इज P इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3, ओके। तो ध्यान से देखो, A का कंस्टेंट क्या होगा? 2x1, फिर Q में तो चाहिए नहीं है, फिर 3x3 और मैक्सिमम 8 ही है, 8 से ज़्यादा है ही नहीं। सो व्हाट वी हैव? लेस देन इक्वल टू 8, 8 से ज़्यादा है ही नहीं। B बनाता हूँ मैं बाजू में, तो 3x1, 2x2, 2x3 लेस देन इक्वल टू 10। C भी बना देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे चाहिए नहीं, 5x2, 4x3 लेस देन इक्वल टू 15। सब कांस्टेंट खत्म। आप देख भी सकते हो बट ट्राई खुद करो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो यू विल गेट आइडिया, ओके। सो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखो, तो ये आपका Z मैक्स फंक्शन और कंस्टेंट जो ऊपर लिखा है वो दिखेगा, 2x1, 3x3 लेस देन इक्वल टू 8, लेस देन दिस एंड नॉन नेगेटिव, ओके। लिखते जाओगे तो ट्रैक हो जाएगा, उतना डिफिकल्ट नहीं है। इज इट ओके? डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट इतना रखते हैं, ओके। फिर बाकी का मैं आपको सेकेंड पार्ट में देता हूँ। थैंक यू।